डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो और आज हमें कैबिनेट मिशन प्लान करना है, ठीक है। कल हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, व्हाट वाज द पोस्ट वॉर सिनेरियो। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैज एंडेड, हमने आईएनए का फॉर्मेशन देखा, सुभाष चंद्र बोस का रोल देखा उसमें, एंड हाउ इंडियन नेशनल आर्मी हैज प्लेड इट्स रोल इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी उसमें क्या रोल था आईएनए का। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था आईएनए का, या एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं टर्न आया था, वेयर आईएनए ट्रायल्स हुए थे, द सोल्जर्स हु वर इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग these during after World War II, जो आईएनए के सोल्जर्स को इम्प्रिजन किया गया था उनका ट्रायल चला था, ठीक है। और उस ट्रायल ने जो हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा था उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया, उसको एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम किया था। ओके, सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है 1945 में, एंड ग्लोबल और डोमेस्टिक डायनामिक शिफ्ट होते हैं बहुत रैपिडली। पूरे वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे हैं, ब्रिटेन को भी लॉस सफर हुआ है बहुत ज्यादा, ओके। एंड हमारी कंट्री में भी ब्रिटिशर्स का टेक जो है, जो ब्रिटिशर्स का स्टैंड है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, उनकी मंशाएं बदल रही हैं, उनका स्टैंड बदल रहा है बेसिकली, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन सफरिंग अ लॉट ऑफ लॉस आउटसाइड आवर कंट्री, ठीक है, in their own territory. Now why this stance changed? ब्रिटिशर्स का ये स्टैंस चेंज क्यों होता है? सबसे पहले तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन यूके, ठीक है। यूके में गवर्नमेंट चेंज होती है। नाउ द पार्लियामेंट इज अंडर लेबर पार्टी, लेबर पार्टी पावर में आती है वहां, जिसके लीडर थे क्लीमेंट एटली, एंड ही हैड ऑलवेज बीन मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस, ठीक है। क्लीमेंट एटली का स्टैंस जो है हमेशा से थोड़ा सिंपैथेटिक रहा है इंडियंस के प्रति, इंडिया एज अ कॉलोनी के प्रति। जब जब यहाँ पे कुछ मेजर इवेंट हुआ है, कोई मेजर मूवमेंट हुआ है, तो हमने अक्सर देखा है दैट एटली हैड बीन इन दी सपोर्ट ऑफ दैट मूवमेंट, ओके। सो एक तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है वहां पे, सो पावर में अब ऐसा व्यक्ति बैठा है जो थोड़ा सा जिसका रवैया नर्म है इंडियंस के प्रति, ऑलराइट। देन वॉर वेयरनेस, नाउ ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा लॉस इनकर किया है, इसमें ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, ह्यूमन लॉस हुआ है, फंड्स तो लॉस हुए ही है, और अब वो दूसरे एरियाज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है इतना, ठीक है। बिकॉज कंट्रोलिंग और गवर्निंग अनदर एरिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंड टू मैनेज दैट एरिया, एडमिनिस्टर दैट एरिया। देन कम्स ग्लोबल प्रेशर। ये ग्लोबल प्रेशर क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मेजर ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट आया है, यानी कि इंटरनेशनल शिफ्ट जो आया है, वो ये है कि ब्रिटेन के हाथ से पावर अब शिफ्ट हो गई है दो नए सुपर पावर्स में, एंड दे वर यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। दो न्यू मेजर सुपर पावर्स बन गई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या था? इट वॉज ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वो टसल थी कि कौन इंपीरियल पावर बनेगा सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा एरियाज को कॉलोनी बनाएगा अपनी, है ना। बट वर्ल्ड वॉर 2 के आते आते इट हैज चेंज्ड। अब चूंकि प्रेशर जो है ब्रिटेन पे पड़ रहा है कि आप एरियाज को डीकॉलोनाइज करिए, बिकॉज द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर, ऑलराइट। सो एक तो ये एक्सटर्नल प्रेशर आता है। देन शिफ्टिंग लॉयलिटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ा था कल, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा? द सोल्जर्स और द नेवल ऑफिसर्स तो नहीं थे, द सोल्जर्स ऑफ दैट नेवी जो उस समय तक ब्रिटिश कंट्रोल में थी, उन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नाउ दे आर रूटिंग फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। नाउ सिपॉइज और सोल्जर्स नो लॉन्गर विश टू वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो अब चूंकि लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है, और जब भी आर्मी में या मिलिट्री में लॉयल्टी शिफ्ट होने लगती है, तो सबसे पहले किस चीज का खतरा बनता है? बगावत का, रिबेल का, राइट। आपने हमेशा देखा होगा जब भी तख्ता पलट होता है या मेजर चेंज ऑफ रिजीम होता है, तो सबसे पहले क्या चीज देखने को मिलती है? द वेरी बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट इज लॉयल्टी ऑफ द सोल्जर शिफ्ट्स। वो याद है आपको सिराज उद दौला की कहानी, बैटल ऑफ प्लासी? वाई सिराज? हाँ, कमांडर बिकेम डिसलॉयल, मीर जाफर, यस।
बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं उसे। हाँ, प्लंडर ऑफ प्लासी का मतलब ही लूटपाट है। प्लंड, हाँ, यस यस यस। सो बेसिकली, हाँ बोलो। मीर जाफर जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, ही साइडेड विद ब्रिटिशर्स, ही चेंज्ड हिज लॉयल्टी, सिराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड। और ये लॉयल्टी शिफ्ट करने के या लॉयल्टी चेंज करने के एवज में या उसके बदले में मीर जाफर को बनाया गया नया नवाब। और वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे या एक तरीके से बिग मनी लेंडर्स थे, है ना, जगत सेठ थे और भी थे जिनको पैसे प्रोवाइड किए गए थे। तो एक तरीके से अगर देखो तो मीर जाफर ने अपने ही एरिया को प्लंडर कर दिया था। प्लासी का ही नवाब बना, वो बंगाल का ही नवाब बना और अपने ही एरिया को लूट लिया उसने। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लंडर ऑफ प्लासी। अगेन द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर द लॉयल्टी ऑफ आर्मी मैन शिफ्ट्स देयर इज चेंज इन द रिजीम। ओके, नाउ आईएनए ट्रायल्स हमने कल देखा था कि क्या हुआ था आईएनए ट्रायल्स के दौरान। इंडियन कांग्रेस ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था एंड दे फॉट द केस फ्रॉम द साइड ऑफ आईएनए सोल्जर्स, राइट। और किसी को भी डेथ सेंटेंस नहीं मिला था इसमें। एंड इम्पैक्ट इसका कैसा था? नेशन वाइड इम्पैक्ट था। एक यूनिटी क्रिएट हुई और वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंस वापस से फ्यूल हुई। ठीक है, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस वाज फ्यूल्ड अगेन। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट वाज रॉयल इंडियन म्यूटनी। अगेन ये लास्ट वो इवेंट था जिसके बाद इट वाज वेरी वेरी क्लियर दैट ब्रिटिशर्स कैन नो मोर सस्टेन इन इंडिया। ठीक है, they have to leave India, they have to make it independent. All right. Now comes cabinet mission in 1946. Now this was the last bid for united India. Okay. Now इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म रेडी करना इंडिया के लिए ताकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया प्रॉपरली गवर्न कर पाए खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है जो विच आई वुड लाइक टू कोट। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स किसी अच्छे मोटिव के साथ ये कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रिपेयर कर देंगे। नो, इट वाज सिंपली बिकॉज दे वांटेड कि हम जब पावर ट्रांसफर करें भी तो भी हमारे रूलिंग के कुछ ट्रेट्स रह जाएं यहाँ पे। ठीक है, सो दे हैव नॉट डन एनीथिंग विद द मोटिव ऑफ डेवलपिंग इंडिया और फॉर द गुड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वाज टू बी प्रिपेयर्ड टू ट्रांसफर द power. Okay. Now there were 3 members in this mission and all 3 members were Englishmen. ठीक है, Patrick Lawrence, Stafford Cripps and A.V. Alexander. Alright. So these 3 people came और इन्होंने जो Patrick Lawrence थे वो Secretary of State थे इंडिया के उस समय के and other 2 people were there. Now the key decision which was taken in this mission or in this plan was it rejected the Muslim League's demand for a sovereign, fully independent state of Pakistan, declaring it economically and logistically unviable. Now, very, very important. Please mind one thing. Muslim League was constantly demanding for a separate state. ठीक है? Now, इसके बाद हम पार्टीशन ही पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कैसे डिमांड ऑफ पाकिस्तान राइज हुई है। अभी के लिए the constant demand of Pakistan was coming up from the side of Muslim League. ठीक है, but Britishers and especially this cabinet mission, it had initially denied this demand. ठीक है, क्यों ये डिमांड को डिनाई किया गया था? आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन की डिमांड को इनिशियली क्यों डिनाई किया होगा, क्यों रिजेक्ट किया होगा? चाहते थे कि जब वो रूल कर रहे हैं तो कभी डिवाइड हो जाएंगे। वो सॉरी क्या? ब्रिटिशर्स थे वो तो चाहते नहीं थे कि कभी अगर वो जब रूल कर रहे हैं तो उस दौरान डिवाइड हो जाएंगे। हाँ, उस दौरान डिवाइड हो वो नहीं चाहते थे, ट्रू, बट यहाँ पे तो अब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ना। हाँ, पर वो इसको खींचना चाहते थे कि खींचे। इट कुड बी सीन, ये बहुत ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं है, बहुत क्लियर और एविडेंट तो नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कंसीडरिंग द बैकग्राउंड, सो यू अंडरस्टैंड दैट इट वाज वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल थॉट कि इफ यू पार्टीशन इंडिया राइट नाउ, अगर आप ये अभी से परमिशन दे देते हैं
पार्टीशन की, तो शायद जो डिसेंशन क्रिएटेड है हिंदू मुस्लिम में, है ना, जो रिजेंटमेंट है, जिस तरीके का फ्रिक्शन है, वो शायद खत्म हो जाए एकदम से. एंड ब्रिटिशर्स वर बेनिफिटिंग ऑफ व्हाट, दिस फ्रिक्शन इटसेल्फ, राइट. Britishers have always benefited themselves out of the friction between Hindu and Muslims. So initially this demand was denied. And what proposal it was given? एक proposal दिया, एक plan दिया कैबिनेट मिशन ने. क्या था वो? 3-tier grouping scheme, कि हम इंडिया को 3-tier system में डिवाइड करेंगे, 3 levels में, 3 categories में. Tier 1 में Central Union, handling only defense, foreign affairs and communications. Okay, तो Central Union होगा, so one organization या one form of governing authority in the center which will take care of defense, foreign affairs and communication. Tier 2 में it will be provincial sections. ठीक है, अब provincial sections में भी 3 कैटेगरी है. एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस हो गए, जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में है. दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हो गए, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट स्पेशली योर पंजाब एंड पाकिस्तान वाला एरिया. ठीक है, तीसरा था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस आपके बंगाल साइड में, बंगाल एंड आसाम में. सो इन्होंने यहाँ पे भी 3 सेक्शंस डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल रिलीजन. ठीक है ना, ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो एक तरफ है प्रोविंशियल, सॉरी, एक तरफ है हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस. ठीक है, फिर मुस्लिम मेजॉरिटी में भी 2 सेक्शंस, ताकि अलग अलग एरियाज को एडमिनिस्टर किया जा सके. नॉर्थ वेस्ट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, योर पंजाब एंड योर पाकिस्तान वाला एरिया, एंड इन द ईस्ट, ठीक है, बंगाल एंड असम. एंड टियर 3 था ऑल इंडिविजुअल अदर प्रोविंसेस, बाकी जो अदर प्रोविंसेस है. ठीक है, तो 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया इन्होंने. ओके, नाउ ironically or surprisingly, this plan did not work out. It failed. Why it failed? कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन था कि प्रोविंसेस के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो कोई ग्रुप चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, जिन एरियाज को इन 3 सेक्शंस में बांटा गया है, वो एरियाज क्या इन सेक्शंस में, इन टियर्स में आना भी चाहते हैं या नहीं. सो दिस ऑप्शन शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस, ये कहना था कांग्रेस का. ओके, मुस्लिम लीग का क्या इंटरप्रिटेशन था? ग्रुपिंग मस्ट बी कंपल्सरी फ्रॉम द स्टार्ट विद द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ओनली आफ्टर 10 years. अब मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें ऑप्शन नहीं देना चाहिए किसी भी एरिया को, इट शुड बी मेड कंपल्सरी, और उनके पास अलग होने का ऑप्शन जो है, इस कैटेगरी से अलग होने का ऑप्शन 10 साल के बाद ही आना चाहिए. सो बेसिकली दे वांटेड कि आप शुरुआत से इसको मैंडेटरी रखिए, कि जिस एरिया को जिस कैटेगरी में डाल दिया गया, दे कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ इट. ओके, एंड लास्टली, व्हाई दिस मिशन फेल्ड अल्टीमेटली? On 10th July 1946, Nehru stated at press conference that Congress was free to modify the cabinet mission plan once the Constituent Assembly met. ठीक है, नेहरू ने कहा कि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, एक बार जब पहली मीटिंग होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, है ना. और कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म. उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए विच वॉज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो जवाहरलाल नेहरू ने एक शर्त रखी कि जैसे ही पहली मीटिंग होगी असेंबली की, असेंबली कैबिनेट मिशन के प्लान को डिनाई कर सकती है. ओके, यहीं पे कंसेंसस नहीं बनी, यहीं पे सहमति नहीं बनी, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कोलैप्स हो जाता है. बिकॉज मुस्लिम लीग वॉज अगेंस्ट इट. मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें मैंडेटरी रखना चाहिए, इसको ऑप्शनल नहीं करना चाहिए. और नेहरू ने जब ये पॉइंट रखा कि जैसे ही असेंबली की मीटिंग होगी, वी कैन डिनाई और वी कैन रिजेक्ट द कैबिनेट मिशन प्लान, लीग went against it and league called for the direct action day, okay, and communal violence. Now direct action day is what? August 16, 1946, Jinnah called for direct action day. Okay, basically league, जिसको जिन्ना रिप्रेजेंट कर रहे थे, to achieve Pakistan through mass mobilization. Now I want you to understand one thing. यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
which I'll explain. See, if I talk about Muslim League, ये क्या कह रहे थे कि हमें मैंडेटरी रखना चाहिए, है ना? और प्लान ने क्या कहा था, कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा था कि सेक्शन ए जो है दैट इज हिंदू मेजॉरिटी, सेक्शन बी जो है दैट इज मुस्लिम मेजॉरिटी इन नॉर्थ वेस्ट, राइट, विच इज योर टुडेज पाकिस्तान, एंड सेक्शन सी जो है दैट इज ऑल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी इन ईस्ट, दैट इज योर असम एंड बंगाल. तो जैसे ही नेहरू ने ये पॉइंट रखा दैट वी कैन डिनाई द कैबिनेट मिशन प्लान वंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट्स, यहाँ पे जिन्ना फेल्ट एज इफ कांग्रेस डिड नॉट वांट, कांग्रेस इज द हर्डल, कांग्रेस डिड नॉट वांट मुस्लिम लीग टू हैव अ डिफरेंट कंट्री, टू हैव अ सेपरेट कंट्री, ठीक है. इट वाज सीन एज अ हर्डल क्रिएटेड बाय कांग्रेस इन द पाथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, सेपरेट कंट्री. जब आप देखो लीग को क्या दिख रहा था, मुस्लिम लीग को, कि हमें दो मेजर एरियाज मिल रहे हैं, एक नॉर्थ वेस्ट में और एक ईस्ट में, ठीक है, और नेहरू ने उस पर एक हर्डल लगा दिया. तो इससे अपसेट होके जिन्ना कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे कि अब हम मासेस को ही मोबिलाइज करेंगे और हम अपना सेपरेट कंट्री खुद ही बना लेंगे, ठीक है. कि इफ नेहरू इज सेइंग कि वी कैन डिनाई दिस कैबिनेट मिशन, वी विल नॉट वेट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का इंतजार करेंगे ही नहीं. We will make our separate country. We will carve out our country through mass mobilization. You tell me, you answer one thing. Are masses ready today if the leader calls for the violence? Are you sure बेटा masses कर लेंगी? आपको नहीं लगता? Are you so sure बेटा कि जनरल पब्लिक का कुछ हिस्सा ऐसा नहीं है जो धर्मांध है, धार्मिक, रिलीजियस ब्लाइंडनेस है, जिसको कौन करता है दंगे? हम आप नहीं करने जा रहे. इट इज दैट ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको रिलीजन के बेसिस पे मैनिपुलेट कर दिया गया है, ब्रेन वॉश्ड सोसाइटी, ब्रेन वॉश्ड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हाँ हाँ यस. तो वो एक सॉफ्ट, वो एक ऐसे समझो वो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं. टेररिज्म में एक वर्ड होता है ना स्लीपर सेल, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. वो जाके यू नो दे वोंट ब्लास्ट देमसेल्व्स बट दे वर्क बिहाइंड द सीन्स. वही एग्जैक्टली. हम सबको तो ये सिखाते हैं कि मोहमाया मत पढ़ो, भगवान पे ध्यान दो, और तुम्हें 3 लाख के पढ़ लेके घूमते हैं. ट्रू. तो ये हुआ ये बात तो अच्छी सी बात है ना, हम वो सोचिए हमें क्या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हमें की बात सुनी. So that is very much against the philosophy of Gandhi ji, right प्रियांशु? कि गांधी जी ने क्या प्रीच किया था कि मैं वही सिखाऊंगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ. मुसलमानों में ये अच्छे कभी भी धर्म की बुराई नहीं करते, लेकिन हम हिंदू हम अपने धर्म की बुराई करते हैं. मैं बुराई नहीं कर रही, मैं भगवान को मानती हूँ, पर मैं इंडिया के See again when it comes to जब लोग अपनी आइडेंटिटी को एकदम धर्म से जोड़ देते हैं, है ना, कि धर्म से ऊपर कुछ नहीं, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो लॉ, नथिंग, दैट इज वेयर रिलीजियस ब्लाइंडनेस कम्स इनटू द पिक्चर. धर्मांध किसे कहते हैं? आप भी धार्मिक हैं, मैं भी धार्मिक हूँ, ठीक है, वी ऑल बिलीव इन आवर रिलीजन, वी ऑल हैव फेथ इन आवर रिलीजन्स, ठीक है, बट आर वी ब्लाइंड इन दैट? नो. We can see. भगवान ने भी बोली है कि उन्होंने भी भेजा है कि मैं संसार में कर्म करने के लिए, ये होना है कि बस तुम मेरा नाम लेके और बैठ जाओ एक जगह. Exactly. So when you start to, you know, when you start ignoring all the rationality, all the logic, all the common sense, और आप किसी के सिर्फ बताए हुए धर्म पे चल रहे हैं, आप
जब हम कम्युनल राइट्स की बात करते हैं या जब हम बहुत ही कट्टर धार्मिक विचारों की बात करते हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे स्पेशली जो ये गॉडमैन को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन के हों, जो ये बाबाओं को या जो कोई भी रिलीजियस स्कॉलर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने धर्म को नहीं जानते हैं एक्चुअली, ठीक है। वो अपने धर्म के तत्व को नहीं जानते, कोर को नहीं जानते, वो धर्म को किस तरीके से जान रहे हैं जो वो बाबा बता रहे हैं। हाँ भाई, और मेरे को बहुत गंदा लगता है। So that is the main problem. We do not know our religion properly. We are just seeing our religion through the lens of that godman. तो एक तो हम पहले उन्हीं गॉडमैन को भगवान का दर्जा दे देते हैं, which is absolutely wrong, which makes no sense. Why you're comparing, why a human being becomes so important कि आपने उसको उस पेडिस्टल पे बिठा दिया है। और मैं पता है कि ये लोग ये बोलते हैं कि शादी की मत करो। हाँ, शादी again a lot of hypocrisy can be seen, a lot of पैसा कुछ नहीं है, फिर पैसे भी मांगते हैं। contradiction can be seen. all ऐसे आजकल तो वो कथावाचक बहुत हो रहे हैं ना, जो कथा कहते हैं अलग अलग तरह के, so they have their packages and all. Yes, for 7 days, for 3 days, for 5 days, it is a set package. वो पता है कथा सुनाते हैं ना, पहले कोई उनको पैसे देके बोलता है कि हमारी तरफ से कथा को तब करते हैं जो टीवी पे आती है। Yes, it is a घर नहीं बना होता, नया नया वो बुलाता है। नहीं, it is a proper profession. बातें भी नहीं पता। मैंने अपनी बहुत सही बात पूछी कि एक बात बताओ, अपने मन से करते हैं? कहती नहीं, कि जिसको करवानी है, मान लो हमें कथा करवानी है, तो मैं उनके पास जाऊंगी, मैं उनको बोलूंगी कि मेरे नाम से कर दो, और पैसे देने पड़ते हैं मेरे को उन्हें, जो भी उनको प्राइस Yes. तो वो होता है। So it is a proper profession. They charge for it. Just like you are offering, any kind of service जब आप ऑफर करते हैं किसी चीज की और उसका पैकेज होता है। अब मैं ठीक है, वो हमारे आगे ऐसे समझो आप, you book a venue for wedding, okay? So they provide you catering and all. जितनी ज्यादा उसमें सर्विसेज एडेड होंगी उतना उनका रेट जो है वो बढ़ता जाता है, प्राइस बढ़ता जाता है। सो इट इज लाइक प्रोफेशन ना, ये इनका भी प्रोफेशन है। अगर वो 3 दिन में अपनी कथा कह रहे हैं तो सर्टेन प्राइस होगा, 5 दिन होगा, 7 दिन होगा, वट एवर इट इज। आई एम नॉट वेरी, आई डोंट हैव द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बट येस, दिस इज फॉर श्योर, दे चार्ज फॉर इट। इट इज अ प्रोफेशन and then people start following or worshipping them like God. No, they are just telling you what has been written in the text, nothing else, right? Now coming back to this, okay, so direct action day was called on 16 August 1946. ये डेट याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा मास किलिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी होती है इसमें, ठीक है। द कम्युनल राइट वाज ऑन इट्स पीक। Now you can say 4,000 deaths within days. कुछ दिनों में ही 4,000 लोग, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। And again we know records are not proper, है ना, सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमेशा नंबर्स उससे ज्यादा ही होते हैं जितना रिकॉर्ड्स में होते हैं। And then comes the ripple effect. The violence quickly spread to the other parts of India. Now this started in Calcutta और बहुत ही जल्दी पूरा देश इसकी चपेट में आ जाता है, ठीक है। एक तरफ से डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया जाता है। नाउ यू नो अ सर्टेन कम्युनिटी हैज बीन मोबिलाइज्ड, ठीक है, टू फॉर द वायलेंस। तो पहले वो कम्युनिटी वायलेंस इन्फ्लिक्ट करती है, फिर अपने को डिफेंड करने के लिए या उसके रिएक्शन में दूसरी कम्युनिटीज वायलेंस इन्फ्लिक्ट करती हैं, एंड दिस स्प्रेड्स लाइक फायर, लाइक फॉरेस्ट फायर, ओके। और नोआ खाली में फैलता है ये बहुत ज्यादा। हमें बहुत एक फेमस इंसिडेंट भी है कि गांधी जी को मना किया जाता है, वो नोआ खाली जाने वाले थे, विच इज इन ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश। और नोआ खाली वो जाने वाले थे अपनी किसी रैली के लिए, एंड एवरीबडी डिनाइज कि आप प्लीज मत जाइए, अब उन्हें वहां पे टेंशन आ गया, बट ही स्टिल चोजेस टू गो देयर। बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, and this horrific cycle of violence convinced that partition was the only way out now, ठीक है। इतना ज्यादा मास ब्रुटैलिटी हुई, इतनी मास किलिंग हुई कि इस चीज ने बहुत सारे लीडर्स को कन्विंस कर लिया था कि अब पार्टीशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वी हैव टू पार्टीशन आवर कंट्री, दैट इज द ओनली वे आउट, ओके। ऑलराइट, यस बेटा। जो ये
when it was decided that there is no other option, partition has to be done, an interim government is formed. ठीक है, now what is interim government? सितंबर 1946 में हम देखते हैं 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे कॉल हुआ है, सितंबर में this interim government is formed. Now please have a look. Interim government was formed with Jawaharlal Nehru as vice president of the executive council. And initially boycotting the government, Muslim League later joined on the advice of Viceroy Wavell. Interim का मतलब होता है बेटा टेम्परेरी, ठीक है, तो एक ऐसा गवर्निंग स्ट्रक्चर तैयार करना जो ये पार्टीशन वाले मुद्दे को सॉल्व कर सके, ठीक है. इनिशियली मुस्लिम लीग वाज अगेंस्ट इट, ठीक है. अगेन उन्होंने हर उस चीज को अपोज किया है जो थोड़ा सा पीसफुल चीजें क्रिएट कर रहा था. पता नहीं उस समय का सिनेरियो ऐसा था, और द लीडर्स वर highly manipulated or what, but any kind of peaceful step was opposed by league. Initially opposition हुआ, but then we see कि जिन्ना convince होते हैं वाइसरॉय के एडवाइस पे, वाइसरॉय वेवल थे उनके एडवाइस पे, और लियाकत अली खान जो है वो फिनेंस का डिपार्टमेंट देखते हैं इसमें, ठीक है. Now League did not join to cooperate, instead they used the cabinet to paralyze government functions from within. Now this is very important over here. Please understand. League agreed to join the government, ठीक है. गवर्नमेंट में अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, पोर्टफोलियोज मीन्स डिपार्टमेंट्स, ऐसे समझिए. जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट बन रही है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट उस समय के अलग अलग लीडर्स को दे दिए गए. जवाहरलाल नेहरू उस समय वाइस प्रेसिडेंट हो गए वहाँ पे, एंड फिनेंस का डिपार्टमेंट जो है लियाकत अली खान को मिला. ऐसे डिफरेंट लीडर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज मिले. लीग वाज नॉट रेडी टू जॉइन, बट समहाउ दे गॉट कन्विंस्ड. एंड व्हाई दे गॉट कन्विंस्ड? इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम कोई पीसफुल मेथड निकाल लें, पीसफुल स्टेप निकाल लें, नहीं. दे स्टार्टेड टू पैरालाइज द गवर्नमेंट विद इन, ठीक है. हाउ टू पैरालाइज द गवर्नमेंट? हर डिसीजन पे ऑब्जेक्शन करना, हर डिसीजन पे ऑपोजिशन करना, ठीक है. सो व्हाई सो? जस्ट सो दैट सारे डिसीजंस उनके फेवर में आए, और फेवर में आने वाला सबसे बड़ा डिसीजन क्या था? पार्टीशन. सो एनी हाउ दे जस्ट वांटेड पार्टीशन. इंटरिम गवर्नमेंट ट्राइड टू stop this partition, to avoid this partition. एक्चुअली मोटिव यही था इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का कि शायद किसी तरीके से ये टल जाए. But ultimately, the result was when Muslim League joined, it started to create hurdles and obstacles at every step and hook, okay? So that the decision could be molded in the favor of partition. All right. Now, there were certain steps taken. We will see with the timeline. ठीक है. जून जुलाई 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, बट वहां पे कोई आउटकम नहीं निकलता है. क्यों? क्योंकि वहां पे जिन्ना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं. ओके. रेड फोर्ट के आईएनए ट्रायल्स होते हैं इन 46, ठीक है, विच क्रिएट्स मास मोबिलाइजेशन. ऑलराइट. देन आरआईएन रिवोल्ट होता है जो हमने कल पढ़ा था, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट. कैबिनेट मिशन आता है जो 3 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज करता है. प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इससे. इट्स वेरी वेरी सिंपल. कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो इंडिया को 3 टियर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करने की बात करता है, जिसमें देयर वर 2 मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एंड 1 वाज हिंदू मेजॉरिटी एरिया, ठीक है, और एक सेंट्रल यूनियन था और बाकी अदर प्रोविंशियल एरियाज थे, ठीक है. देन डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड on 16 August and interim government was formed in September, ठीक है, which was again obstructed by the League's tactics. Now यहाँ पे 2 important question है. Now this is your cabinet mission plan, ठीक है. Okay. इसके बाद हमने करना है partition and we will be done with the modern history. Okay. Partition and constituent assembly वो उसी का पार्ट बन जाएगा. देन विल बी डन. आई थिंक इफ आई रिक्वायर, देन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तो 2 क्लासेस लगेंगे, ठीक है. नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज evaluate how the trials of Indian National Army prisoners and Royal Indian Navy revolt acted as crucial turning points in the final stages of Indian freedom struggle. ठीक है.
RIN यानी कि रॉयल इंडियन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, और INA ट्रायल्स का इंडियन मासेस पे क्या असर था, एंड हाउ डिड दे बिकम एज टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, सिंपल. नेक्स्ट इज post second world war period was marked by fundamental shift in British strategy towards India. यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते होते एक शिफ्ट आता है ब्रिटिश की स्ट्रेटजी में, जो वो इंडिया को लेकर अभी तक उनकी जो पॉलिसीज चल रही थी उसमें. मूविंग फ्रॉम होल्डिंग ऑन टू पावर टू फाइंडिंग एन ऑनरेबल एग्जिट. ठीक है ना, कि अभी तक पावर कंट्रोल करने से लेके अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो एक ऑनरेबल एग्जिट, मतलब इज्जत के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे. तो ये शिफ्ट कैसे होता है, हाउ डिड दिस चेंज कम्स? I want you to write one question, and that would be question 2. Please start writing.